नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें करेंगे बिहार शिक्षक बहाली का क्लास 9 और क्लास 10 के लिए, जिसमें सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन हम लोग आज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यथी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो ये हो जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कब किए थे? 1923 ईस्वी में, है ना। 1923 ईस्वी में इसका क्या किया गया, गठन किया गया था। और ये कहाँ पे की गई थी? इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद, है ना। ये इलाहाबाद में की गई थी। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणाली व्याख्या देता है? तो इसका हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। क्या हो जाएंगे? छंदोग्य उपनिषद। जो बोला जा रहा है कि यह प्राचीनतम 10 उपनिषदों में से नवम एवं सबसे बृहदाद है। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए 10 वर्षों के साथ मिलान कीजिए। सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए 10 वर्षों के साथ मिलान कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देख लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं क्या है। कोड 3, 4, 1, 2 के साथ इसको मैच करना है। 3, 4, 1 और 2। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, 4, 1 और 3, 4, 1 और 2 के साथ। सती प्रथा का उन्मूलन तो हो जाएगा 1828 से 29, 1828-29। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856। क्या हो जाएगा? 1856। कन्या भ्रूण निषेध 1843, 1843 में। दास प्रथा का उन्मूलन 1804 में। दास प्रथा का उन्मूलन 1804। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं माना जाता है? तो बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीत, ये क्या है? भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं। इसकी कब हुई थी? 102 ईस्वी में, है ना। कुषाण के शासनकाल में। कहाँ पे? कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। इसी के समय बौद्ध धर्म है जो दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। एक हीनयान, एक महायान में, है ना। एक हीनयान, एक महायान, दो संप्रदायों में क्या हो गया था? विभक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों से शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से स्वराज एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से द्वारा शुरू की गई थी। तो किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। बोला जा रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से शुरू की गई थी।
ये हो जाएंगे शेरशाह सूरी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे। तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। राजा की उपाधि किसने दिए थे? अकबर द्वितीय के द्वारा। इससे पहले वो उनका नाम था राम मोहन राय, है ना, राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1930 को हुई। उसे आगरा को आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? क्वेश्चन नंबर 7। भारत की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसे शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? तो इसका क्या हो जाएगा? काबुल में, है ना। बाद में कहाँ पे? काबुल में इसको फिर से क्या किया गया था? दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन सा उस आयोग का अध्यक्ष था? बोला जा रहा 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रियता के आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन सा उस आयोग का अध्यक्ष था? तो इसका क्या हो जाएंगे? W हेंटर। क्या हो जाएंगे? W हेंटर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था या दादा भाई नौरोजी द्वारा घोषित किया गया था? स्वराज भारत का राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था या दादा भाई नौरोजी के द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएंगे कलकत्ता अधिवेशन 1906 के। कलकत्ता जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1906, इसमें क्या हुआ था? इसमें मतलब ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का प्रस्ताव को सामने रखा गया। हालांकि कलकत्ता 1906 का शर्त था जिसमें स्वशासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा पर 4 प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 10। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के 1/6 था? तो ये हो जाएंगे खम्स। लूट के 1/, जो क्या था? 6 था। किंतु बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे उलट किया था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जिसे 1351 से 1388 तक दिल्ली पर शासन किया। फिरोज ने खम्स को पुनः व्यवस्थित किया था। जो खम्स था ये क्या था? युद्ध के लूट के माल पर लगता था, है ना। खम्स था जो युद्ध में लूटे गए माल पे लगा गया कर था। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने 1909 के लेफ्टिनेंट कर्नल पर विलियम कर्जन बिली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा। किसके द्वारा? मदन लाल ढींगरा के द्वारा। उन्होंने विलियम हार्ट कर्जन वाइली नामक
विलियम हटकर्जन वायली या बिली पर वायली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में उन पर 22 जुलाई 1909 में अभियोग चलाया, फलतः उन्हें फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? तो हो जाएंगे वैदिक काल। इसका क्या हो जाएगा? वैदिक काल में वैदिक काल के रूप में होता था। गाय, घोड़े एवं निष्क का प्रयोग होता था। निष्क समता स्वर्ण आभूषण होता था। निष्क क्या होता था? एक स्वर्ण आभूषण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सी.आर. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों का विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने द्वारा के लिए कार्य किया। सी.आर. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का विभाजन हो गया था और प्रतिक्रिया दल द्वारा के लिए कार्य किया। तो इसका हो जाएंगे, ये किसका हो जाएंगे? ब्रिटिश सरकार के सहयोग करके हिंदू के हितों की रक्षा। ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा। दिसंबर 1922 में दिसंबर 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की गठन की घोषणा सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के 1916 के किस सत्र में पृथक निर्वाचन के क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम की रियायत दी गई? निम्नलिखित में से कांग्रेस के 1916 के किस सत्र में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? हो जाएंगे लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी, है ना। लखनऊ की अधिवेशन क्या हुई थी? 1916 में हुई थी। इसके तहत मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक दूसरा विरोध करती आ रही थी। 1916 के कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली, इसके ऊपर 3 वर्षों के बाद पाकिस्तान का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया? तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने द्वितीय सानी, है ना, जिसको बोलते हैं द्वितीय सानी की उपाधि धारण की, और उसने सिक्कों पर अंकित करवाया था। सिक्कों पर सिकंदर सानी क्या करवाया था? अंकित करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी? निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। समुद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70। गदर आंदोलन के शुरू होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण था? गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका हो जाएंगे कामागाटा मारू घटना। कामागाटा मारू घटना 1914 में हुई थी, जो क्या था? 376 यात्रियों को लेकर, पंजाब के यात्रियों को लेकर जहाज़ कहाँ जा रहा था? हांगकांग से कनाडा। पंजाब के यात्री थे 376 जो जा रहे थे हांगकांग से कनाडा के लिए जा रहे थे। उसने क्या किया था? रास्ते में कनाडा में प्रवेश से अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें कनाडा में क्या किया था? प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता? निम्नलिखित में से किसके लिए निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता? तो इसका हो जाएंगे नहरों द्वारा सिंचाई प्रणाली की शुरू नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए। तो ये किसके द्वारा? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। नहरों द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए थे सिंचाई प्रणाली। बाकी सारे देख लेते हैं। नगर प्रशासन की प्रणाली का संगठन नागरिक प्रशासन प्रणाली का संगठन किया था। पहला रुपया जारी करने के लिए 20वीं सदी का प्रयोग होता रहा। फिर सभी शेरशाह सूरी द्वारा किए गए थे। ये सब सारे शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने 1613 ईसा में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? निम्नलिखित में से किसने 1613 ईसा में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? तो ये हो जाएंगे, तो देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार हुई थी। बात करते हैं विलियम हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा मांगी, किंतु पुर्तगालियों के कुचक के कारण हॉकिंस को सफलता नहीं मिली। फिर 1612 ईस्वी में, उसके बाद 12 ईस्वी को थॉमस बेस्ट एक छोटे से जहाजी बेड़े के साथ सूरत बंदरगाह पहुंचा। यह देखकर पुर्तगाली चौंकने हो गए और उन्होंने गोवा के एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा अंग्रेजी जहाज़ों पर आक्रमण करने भेजा। पुर्तगाली जहाज़ के बेड़े ने 1612 को अंग्रेजी बेड़े पर आक्रमण किया। इसी समुद्री युद्ध में सुआलिक के मुहाने पर लड़ा गया। अंग्रेज़ों की विजय हुई। इसमें अंग्रेज़ों के प्रतिष्ठित वृद्धि हुई तथा सूरत में इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित करने का आज्ञा मिली। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, यंग बंगाल आंदोलन को पीछे प्रेरणा कौन है? यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन थे? हो जाएंगे हेनरी विलियम डेरोजियो। इसको क्या बोलते हैं? हेनरी 19वीं शताब्दी के तीसरे एवं चौथे दशक में बंगाल की बुद्धिजीवियों में एक क्या था? रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। यह प्रवृत्ति राजाराम मोहन राय के विचारों से भी ज़्यादा प्रभावशाली एवं क्रांतिकारी थी। इस आंदोलन को ही यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हेनरी विलियम डेरोजियो के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21 पे। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में पूछा गया अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन, है ना, जो क्या थे? राहुल सांकृत्यायन एक सत्याग्रही थे। अगला क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 22 पे बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया। सिंधु घाटी का सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया। तो इसका क्या हो जाएंगे? इसको देखते हैं 1, 2 और 3 क्या क्या सही हो जाएंगे? 1, 2 और 3 1, 2 और 3 तीनों सही है ना। उनका भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है अभिलेखों की छोटी लंबाई है, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। ये सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 23 पे। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? ग्वालियर की
ग्वालियर के निकट भारत की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये हो जाएंगे गुप्त युग की, है ना, गुप्त युग की। लगभग 450 से 500 ईस्वी, 450 से लगभग 500 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। इससे पहले 1 मिनट, 350 से 450, या अथवा बोल सकते हैं 450 से 500 ईस्वी के बीच। यह काल गुप्त काल से संबंधित है। इन गुफाओं की संख्या की बात करें तो 9 थी, जो सबसे पहले 1818 में ईस्वी में इसका पता डेंजर फील्ड ने लगाया था। इसका पता किसने लगाया था? डेंजर फील्ड। इसका पता सबसे पहले डेंजर फील्ड ने लगाया था। अगला क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? तो हो जाएंगे काजी उल कजात। क्या हो जाएंगे? काजी उल कजात। काजी उल कजात के बाद राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी था। उसके पास मूल अपीलीय क्षेत्राधिकारी दोनों थे। अधिकतर सदर उस सुदूर एवं काजी उल कजात के कार्यकाल एक व्यक्ति में संयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 25 पर निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तो बात करें क्या आ जाएगा? तांबा, जो कब 2000 ईसा पूर्व में इस धातु का क्या हुआ था? प्रयोग हुआ था। 2000 ईसा पूर्व में इस धातु का क्या हुआ था? प्रयोग हुआ था। तुम कुछ पाषाणकालीन संस्कृतियाँ दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा एक बड़ी प्लेट का उदाहरण है? तो प्लेट की बात करते हैं तो इसमें प्रशांत प्लेट हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्लेट टेक्टोनिक प्लेट है। प्रशांत की सबसे बड़ी कौन सा प्लेट है? टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है, जो क्या है? प्रशांत महासागर के तल में स्थित है। प्रशांत महासागर के तल में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। पर्यावरण निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? पर्यावरण निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे उच्चतम की बात करते हैं? तो ये हो जाएंगे छोटा नागपुर के पठार। गोंडवाना काल के भारी निक्षेप उपस्थिति होने के कारण छोटा नागपुर का पठार को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं। यह मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? ये झारखंड में पाया जाता है ना। ये कहाँ पे मुख्यतः? झारखंड में पाए जाते हैं। इसका क्षेत्र की बात करें तो पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग एवं रांची में विस्तृत है। महानदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ पर ग्रेट नाइट एवं नीशू की चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। यह खनिजों के लिए क्या है? अत्यधिक ही दोहन एवं उत्खनन के कारण पर्यावरण निम्नीकरण क्या है? उच्च है। एशियाई देशों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा की बात करें तो किस समूह से होकर गुजरती है? तो हो जाएंगे सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और ओमान। क्या क्या हो जाएंगे? सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और क्या हो जाएंगे? ओमान। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
एक मिनट इसको देख लेते। कर्क रेखा कुछ देश से होकर गुजरती है जो कितने डिग्री, 23.5 डिग्री है ना। कितने डिग्री पे है, कौन बनाती है 23.5 डिग्री। जैसे बात करते हैं कर्क रेखा, बहामास, मैक्सिको, मॉरिटानिया, माली, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब। उसके बाद बात करें ओमान, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमीरात, जो अभी हम लोग देखें। सऊदी अरब तो हो गए, उसके ओमान भी हो गए। फिर बांग्लादेश, बार्मा है ना, बांग्लादेश भी आते हैं, बार्मा भी आते हैं, ताइवान से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित की बात करें तो इसका हो जाएंगे 4। नौरौरा बांध। नौरौरा बांध कहाँ पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के गंगा नदी पे है। नौरौरा बांध उत्तर प्रदेश के गंगा नदी पे है। मेट्टूर बांध की बात करें तो ये कावेरी नदी पे है। कावेरी कहाँ पे है, कावेरी। मेट्टूर हो जाएंगे, कावेरी हो जाएंगे। कोयना की बात करते हैं तो ये कावेरी नहीं होंगे, कोयना नदी पे है, ठीक है, एक कोयना पर ही है। उसके बाद प्रवर बांध की बात करते हैं, ये प्रवर नदी पे है ना। ये भी कहाँ पे, प्रवर नदी पे, महाराष्ट्र में पड़ते हैं। महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं। मेट्टूर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएंगे। कोयना भी महाराष्ट्र में पड़ते हैं, कोयना नदी पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉल है यह डैश द्वारा बताया गया। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉल है यह डैश द्वारा बताया गया था। तो हो जाएंगे बान थ्यूनेन है ना। किसके द्वारा बताया गया था, बान थ्यूनेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। अपने ही स्थान पर शैलों के विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। इसको बोलेंगे अपक्षय है ना। क्या बोलेंगे इसको, अपक्षय बोलेंगे। चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने, सड़ने एवं विखंडित होने की अपक्षय प्रक्रिया कहा जाता है। जब उस और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है। पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, एक बताग्र कहलाता है। बोला जा रहा जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, बताग्र कहलाती है। इसको बोलते हैं उष्ण बताग्र। क्या बोलते हैं, उष्ण बताग्र। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक नदी झील या झरने जैसे जलपूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान कहलाता है। एक नदी झील या झरने जैसी जलपूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान कहलाता है। तो इसको बोलते हैं नम बिंदु बस्ती। क्या बोलते हैं, नम बिंदु बस्ती। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 34 पे। 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना लेकिन उसकी निश्चित खेती की असमय अवधि की प्रक्रिया क्या कहलाता है। 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना लेकिन उसकी अनिश्चित खेती की समय अवधि प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर फसल। इसको क्या बोलते हैं, अंतर फसल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। मध्य प्रशांत से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः का अनुसरण करती है। 180 डिग्री देशांतर। क्या हो जाएंगे इसका, 180 डिग्री देशांतर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं।
महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता। महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता क्या होगी? तो ये हो जाएंगे 35%। 35%। क्वेश्चन नंबर 37। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 बिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम था। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम क्या था? तो पैंथालासा। इसका क्या नाम था? इसको पैंथालासा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? धूम कोहरा। तो क्या कहते हैं? धूम कोहरा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 39 पे। पूर्वी और पश्चिमी घाट डैश पर मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट डैश पर मिलते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत प्रायद्वीपीय पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में मिलन बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ी रो ब्लू माउंट भी कहते हैं। इसको रो ब्लू माउंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो हो जाएगा 2637 मीटर। दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर। अगला क्वेश्चन आते हैं 40। निम्नलिखित में से किससे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं? काली पृथ्वी मृदा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ये हो जाएंगे चेरनोजोम। चेरनोजोम यह क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ और भूरी मिट्टी है। इसमें उर्वरक कम, सिंचाई की आवश्यकता काफ़ी कम पड़ती है। छोटी घास वाले स्टेपी मैदानों में यह मिट्टी पाई जाती है। ट्यूमर्स की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र के पास देखा जाता है। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र के पास देखा जाता है तो हो जाएंगे गुजरात तट। क्या हो जाएंगे? गुजरात तट। महासागरीय जल में सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति फलस्वरूप ज्वार की उत्पत्ति होती है। सागरीय जल के ऊपर उठते आगे तटीय की ओर बढ़ने ज्वार तथा उस समय की निर्मित उच्च ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र कच्छ की खाड़ी एवं खंबात की खाड़ी के मध्य गुजरात में पाया जाता है। कच्छ और खंबात की खाड़ी के मध्य गुजरात में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 42। निम्नलिखित में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? निम्नलिखित में से कौन से खनिज है जो बिहार में मिलते हैं? तो इसका बात करते हैं फेलसार। कुछ और खनिजों की बात करते हैं जो बिहार में होते हैं तो हो जाएंगे कोयला, बॉक्साइट, क्वार्टजाइट, अभ्रक, लौह, ताम्र, अयस्क, ग्रेफाइट इत्यादि। ये सारे खनिज हैं जो बिहार में मिलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इसके अलावा झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड जब बिहार से अलग हो गया तो शेष बिहार में मूल्यवान खनिज उपलब्ध है जो बिहार में प्रधान रूप से चूना पत्थर है ना। बिहार में जब मिलते थे, जब बिहार और झारखंड एक साथ थे, और जब बिहार में मुक्त रूप से मिलने वाले खनिज है क्या हो जाएंगे? चूना पत्थर, पाइराइट, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, फेलसार, सोना, स्लेट, सजावटी ग्रेनाइट, सोरप है ना, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। एक बार फिर से देख लेते हैं बिहार में मिलने वाले खनिज। चूना पत्थर, पाइराइट, उसके बाद आ जाते हैं चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज,
फिर फेलसार, सोना, स्लेट, सजावटी ग्रेनाइट और सोरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ध्रुवीय बाताग सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। ध्रुवीय बाताग सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएंगे, बी जर्कनेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कहलाती है। फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कहलाती है। तो इसको बोलते हैं मिस्ट्रल। यह एक ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी के घाटी से होकर चलती है। रोम सागर या भूमध्य सागर के ऊपर पश्चिम भाग, विशेषकर स्पेन, फ्रांस को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके आने से तापमान हिमांक क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 प्रवाल भित्तियाँ की बनी होती है। प्रवाल भित्तियाँ की बनी होती है कोरल पॉलिपल से। किसकी बनी होती है, कोरल पॉलिपल से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 46 पे। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो इसका क्या है, देखते हैं कूट के सारे। 2 और 3 दोनों, 2 और 3 यानी उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान, मध्य दक्षिण बिहार के मैदान, उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान, मध्य दक्षिण बिहार के मैदान। कुछ जिले की बात करते हैं, जैसे कटिहार शामिल है उसमें, कटिहार हो जाएंगे, पूर्णिया हो जाएंगे, किशनगंज हो जाएंगे, जो पटसन के लिए क्या है, उत्पादन। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पे। तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका हो जाएंगे ध्वनि प्रदूषण पे। ध्वनि प्रदूषण पे इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन में वर्तमान ताप विद्युत का प्रतिशत की बात करते हैं तो लगभग कितना है, 83% से भी अधिक है, जो तापीय ऊर्जा परियोजना से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट शीत ऋतु की वर्षा के लिए अत्यधिक क्या है, उत्तरदायी माना जाता है। तो हो जाएंगे उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून जो क्या होती है 15 अक्टूबर तक दक्षिण भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत में निर्वर्तित हो जाती है। और लौटती हुई मानसून तब ने बंगाल की खाड़ी में जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा कराती है। अगला क्वेश्चन आते हैं 49 पे। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को द्वारा प्रतिपादित किया गया। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो कोपरनिकस के द्वारा 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने किया। इसके अंतर्गत कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु कौन सा है, सूर्य है। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत क्या बोलता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं किया है, सूर्य है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पाद से हानियाँ घटाकर इंगित की जाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पाद से हानियाँ घटाकर की जाती है। तो हो जाएगा निवल प्राथमिक उत्पाद। क्या हो जाएंगे, निवल प्राथमिक उत्पाद। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 से। बिहार के इतिहास में पहली बार, यहाँ से राज्य अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें
वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं सुशील कुमार मोदी के द्वारा 2006 और 2007 में उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, उन्हीं के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 52, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध कहलाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध कहलाता है। इसको बोलते हैं फिलिप्स वक्र। तो क्या बोलते हैं? फिलिप्स वक्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, यदि कोई अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी प्रति पूंजी आय 85 लगभग 8,50,000 कितना हो जाएंगे? 50,000 है ना, समान है। ये डॉलर में दिया गया, ये क्या है? डॉलर। 8 लाख कितना है? 50,000 समान है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि यदि कोई अर्थव्यवस्थाएं जिनकी प्रति पूंजी आय 50,000 समान है, 50,000 के समान है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि दोनों देशों में आय वितरण समान होना चाहिए? नहीं। इसको देख लेते हैं, 1 मिनट। कुट है क्या? 50 कितना है? 53 ना। क्वेश्चन नंबर 53 कूट में दिया गया है। इसमें कूट में क्या है? केवल 2 सही है ना। केवल क्या सही है? केवल 2 सही है। यानी किसी एक के पास आय का समान वितरण हो सकता है, जबकि दूसरे में अमीर और गरीब के बीच बड़ी असमानता हो सकती है। किसी एक के पास आय का समान वितरण हो सकता है, जबकि दूसरे में अमीर और गरीब के बीच बड़ी असमानता होती है। यहाँ से प्रिंट थोड़ा सा हल्का है, इसको हम पढ़ लिए हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलते आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 बोला जा रहा है खुला बाजार परिचालन का लक्ष्य है। खुला बाजार परिचालन का लक्ष्य है। तो इसको क्या बोलते हैं? सरकार प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। सरकार प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय बोलते हैं। खरीदना या बेचना बोलते हैं प्रतिभूतियों को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, संपत्ति या सेवा प्रकारों को सार्वजनिक से निजी भागीदारी में स्थानांतरित करना कहलाता है। संपत्ति या सेवा प्रकारों को सार्वजनिक से निजी भागीदारी में स्थानांतरित करना कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं निजीकरण। तो क्या बोलते हैं? निजीकरण। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उसको दर्शाता है जहां एक व्यक्ति कार्यरत है लेकिन खुद उत्पाद में जोड़ने में योगदान नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जो उसको दर्शाता है जहां एक व्यक्ति कार्यरत है लेकिन कुल उत्पाद में जोड़ने में योगदान नहीं देता है? तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां एक आर्थिक गतिविधि में बहुत अधिक लोग कार्यरत होते हैं। जैसे कि यदि आप उनमें से कुछ लोग हटा भी देते हैं तो उत्पादकता समान रहती है। इसका यह तात्पर्य है कि श्रम का सीमांत उत्पाद शून्य है। उत्पाद क्या है? शून्य है क्योंकि उत्पादन कारक इनपुट यानी श्रम, क्योंकि दोनों उत्पादन कारक इनपुट यानी श्रम के अतिरिक्त के साथ अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे, मुद्रा हेतु लेन देन मांग, सतर्कता मांग और स्टोरी मांग का कुल योग कहलाता है। क्या क्या बोला जा रहा है? मुद्रा हेतु लेन देन मांग, सतर्कता मांग और स्टोरी मांग का कुल
योग कहलाता है। तो कुल योग की बात करें तो मुद्रा हेतु सरलता वरीयता, मुद्रा हेतु सरलता वरीयता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58। विदेशी व्यापार में सरकार को हस्तक्षेप की नीति कहलाती है। विदेशी व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप की नीति कहलाती है। तो इसका हो जाएगा स्वतंत्र व्यापार। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र व्यापार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 पे। उत्पादन लागतों में वृद्धि द्वारा ऊपर की ओर धकेले गए मूल्य कहलाते हैं। उत्पादन लागतों में वृद्धि द्वारा ऊपर की ओर धकेले गए मूल्य कहलाते हैं। तो क्या हो जाएंगे? लागत जन्य मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को क्या कहा जाता है? बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कृषि विकास। क्या बोलेंगे? कृषि विकास। कृषि विकास का तात्पर्य बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों से है। आगे बढ़ते हैं, उसके पहले देखते हैं राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन। यहाँ से गलत कथन का चयन करना है ना, गलत कथन का चयन करें। इसको हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसका कौन सा कथन है जो गलत है? एक देश जो गणतंत्र नहीं है वह लोकतांत्रिक भी नहीं है। ये क्या है? गलत है। एक देश जो गणतंत्र नहीं है वह लोकतांत्रिक भी नहीं, ये क्या है? गलत है। बाकी ठीक है। जिस राष्ट्र का मुखिया चुना जाता है उसे गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है। ब्रिटेन में राजा रानी राज्य के प्रमुख होते हैं। ठीक है। यूएसए में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो संबंधित विधान सभा की सिफारिश पर संसद द्वारा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा, है ना। आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं। तो अनुच्छेद है 169 के 1 में अनुसार राज्य के इसमें दूसरे सदन या अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधान सभा इस आशा या संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थिति मत देने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित कर दे। 2/3 संख्या से क्या कर दे? पारित कर दें, है ना। संविधान के अनुच्छेद 169(1) में बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं 63 पे। निम्नलिखित में से 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी फासीवाद की एक विशेषता नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। तो व्यक्तिवाद में विश्वास, ये क्या था? फासीवाद की विशेषता नहीं था। एक व्यक्ति की तानाशाह में विश्वास, ठीक था। अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, ठीक है। लोकतांत्रिक संस्था में अविश्वास, ठीक है। फासीवाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इटालियन शब्द भाषा से फासिको से हुई। इसका अर्थ होता है लड़कियों का बंधा हुआ गट्ठा। फासीवाद विचारधारा उदारवाद, लोकतंत्र, साम्यवाद, व्यक्तिवाद का क्या करता था? विरोध। तथा निरंकुशवाद जो था, ये क्या था? उग्रवाद, राष्ट्र युद्ध
बुद्धवाद सर्वाधिकारवाद को समर्थन देती थी। क्वेश्चन नंबर 64, दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। दोहरी नागरिकता की बात करें तो स्विट्जरलैंड, अमेरिका, है ना, स्विट्जरलैंड, अमेरिका दोहरी नागरिकता की प्रधान है। जबकि एकल नागरिकता कहाँ पे है? भारत में ही क्या किया गया? स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का, क्या बोला गया है? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे, एक ऐसे व्यक्ति जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया उससे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख। एक ऐसे व्यक्ति जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने जाने पर उसे स्वतंत्र प्राप्त कराने के लिए जारी की जाती है। इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय आदेश देती है कि बंदी किए गए व्यक्ति को शरीर उपस्थित किया जाए। न्यायालय उस विवाद को सुनेगा तथा उसे उनकी बंदीकरण अवैध पाए गए तो बंदी बनाए गए व्यक्ति की रिहाई का आदेश शीघ्र जारी करेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त है? संवैधानिक संशोधन में। क्या हो जाएंगे? संवैधानिक संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोकसभा राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त है? तो क्या हो जाएंगे? संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249, है ना, 249 में अनुच्छेद क्या हो जाएंगे? 249 के तहत। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं। वित्तीय आपात के दौरान है जो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो इसको देख लेते हैं। इसको उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यानी वित्तीय आपात क्या है? अनुच्छेद कितना में? 360 के तहत दी गई। वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 है, जिसमें बोला जा रहा है न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम, न्यायाधीशों के सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम, राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित हो जाती है। राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित हो जाती है। ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पे आता है, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सत्य है? दो कथन सत्य पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएंगे? 3 और 4 सत्य हो जाएंगे। भारत राज्यों का संघ है, भारत संघीय राज्य एकात्मक संघीय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 71 पे, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तरफ सूची 1 एक तरफ सूची 2 दिया गया है, तो इसका कोट हम लोग देख लेते हैं। इसका कोट क्या हो जाएंगे? 2 यानी 3 2 1 4 3 के साथ मैच करना है। 2 1 4 और 3। चलिए हम लोग मैच करते हैं। 2 1
4 और 3। अरस्तु की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स। अरस्तु क्या थे? एक ग्राम ऑफ पॉलिटिक्स थे। प्लेटो की बात करते हैं तो रिपब्लिक, है ना, क्या है, रिपब्लिक हो जाएंगे। कौटिल्य की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र, है ना, इसकी पुस्तक के नाम दिया गया है ना, एक तरफ पुस्तक के नाम तरह, एक तरफ व्यक्ति हैं। कौटिल्य की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएंगे, अर्थशास्त्र। होराल्ड लॉस्की की बात करते हैं तो होराल्ड लॉस्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों के हटाने को बारे में विवरण देता है। संविधान के अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में क्या देता है, विवरण देता है, तो हो जाएंगे 317। अनुच्छेद कितना हो जाएंगे, 317 हो जाएंगे। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता एवं शक्तियों का कार्य के अलावा दूसरे संगठन सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी आदि का विवरण से वर्णन किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। एक तरफ सूची 1 दिया, एक तरफ सूची 2 दिया गया है ना। एक तरफ अनुच्छेद है, एक उसके संदर्भ में दिया गया अनुच्छेद। सूची, इसको कूट देख लेते हैं। कूट है क्या, 73 का 1, पहले 4 2 1 3, क्या क्या मैच करना, 4 2 1 3, यहाँ लिख लेते हैं 4 2 1 3। 16 क्या हो जाएंगे, सार्वजनिक रोजगार मैं समान अवसर देता हूँ। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, 32 32वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता, कानून के समझ समानता। यही हो जाएंगे अस्पृश्यता का अंध। 17 हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। 18 की बात करते हैं तो उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 74। केंद्र सरकार जिसकी भी सिफारिश केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत के संचित निधि से राज्यों का अनुदान देता है, तो ये हो जाएंगे वित्त आयोग की सिफारिश। वित्त आयोग कितने में, अनुच्छेद 280 में की गई। अनुच्छेद 280 के तहत है वित्त आयोग का गठन। के 75 पे आते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है, तो इसका क्या हो जाएंगे, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कार्यपालिका या विधायिक कार्यपालिका न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। वे सभी कार्य को संविधान के मूल विशेषताओं का उल्लंघन करती है। न्यायालय द्वारा असामान्य घोषित किया जा सकेगा। इस न्यायिक समीक्षा को अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 तथा अनुच्छेद 226 तथा 227 ये सारे के अंतर्गत संबंध किया गया है। 32 अनुच्छेद और 136, 226 और 227। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 76 पे। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसका कोड देख लेते हैं। कोड क्या है 76 का, बोला जा रहा है 4 3 2 1। 4 3 2 1 के साथ मैच करिए। हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 4 3 2 1 है ना। यहाँ पे 4 3 2 और 1 क्या क्या हो जाएंगे, 4 3 2 1 अनुच्छेद अनुच्छेद 356 तक हो जाएंगे राज आपात। क्या हो जाएंगे, राज और आपात। अनुच्छेद 252 क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय आपात। ये क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय आपात। 360 वित्तीय आपात हो जाएंगे 360। फिर 315 संघ लोक सेवा आयोग। 315 से 317 थे यूपीएससी के बारे में अनुच्छेद।
तो 315 होंगे, संघ लोक सेवा आयोग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पे, हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार का उन्मूलन डैश द्वारा किया गया। हमारे संविधान में प्रीवी पर्स या विशेषाधिकार का उन्मूलन डैश द्वारा किया गया है। तो ये हो जाएंगे 26वें संविधान संशोधन 1917, क्या हो जाएगा 1971 में, जिस उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं डैश। भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं डैश। तो इसका क्या हो जाएगा, लोकसभा को भंग। लोकसभा के भंग अनुच्छेद की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे अनुच्छेद की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 79 में। राष्ट्रपति है जो क्या कर सकता है, संसद का एक संगठन भाग है जो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। अनुच्छेद 111 में अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति को रोक लेगा अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकेगा। राष्ट्रपति लोकसभा की अवधि समाप्त हेतु होने पर चुनाव के लिए आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि इस संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेवारी के बारे में बताता है तो हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय अनुच्छेद की बात करते हैं 51 में, है ना, अनुच्छेद 51 में अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की क्या है, उल्लेख है। इसके अनुसार क्या दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दूसरे राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, तीसरा संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का काम, चौथा दिया अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थक द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है। तो हो जाएगा संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। ये क्या किया गया था 24वें संविधान 1978 में, इसको हटा दिया गया, है ना, इसको क्या कर दिया गया, हटाकर अब भाग 12 बात करते हैं। भाग 12 अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 में इसको क्या किया गया, स्थान दिया गया, है ना, स्थान दिया गया। और जो संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार हो गया। क्या हो गया, संवैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तट दांडी मार्च किया था। तो हो जाएंगे 1930 में, ना 12 मार्च 1930 को साबरमती से 78 यानी 78 अनुयायियों के साथ कितना मील की यात्रा किए थे, 241 मील की यात्रा कर अरब सागर के तटीय शहर दांडी के लिए निकले थे, है ना, ठीक है, 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, एलन ट्यूरिंग को। क्या हो जाएंगे एलन ट्यूरिंग। 83 पे आते हैं, जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो किसके अधीन कार्य करेंगे,
राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है। इसमें देख लेते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या 1/3 तक कमी करना, इस विकास का नहीं है। बाकी गरीबी कहीं भी किसी के रूप में हो उसे समाप्त करना, ठीक है। राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के मध्य असमानता कम करना, ये भी ठीक है। 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, ये भी ठीक है। इसके अलावा ठीक है, क्या है 17 SDG निम्नलिखित है ना। 2030 तक कितने दिए गए थे? 17 SDG दिए गए, सतत विकास कार्यक्रम SDG, जिसमें कोई गरीब न है। दूसरा शून्य भूख। तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। चौथा बात करते हैं गुणवत्ता शिक्षा होना चाहिए। पांचवा बात करते हैं लैंगिक समानता होना चाहिए। छठा होगा स्वच्छ जल और स्वच्छता होना चाहिए। सातवां सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा होगा। उसके बाद अच्छे कार्य और आर्थिक विकास होगी। सब आप लोग नोट्स करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके। नौवां की बात करें उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचा होगा। 10वां होगा असमानता में कमी होगी। 11वां होगा सतत शहर और समुदाय होंगे। नंबर 12 जिम्मेदार खपत और उत्पादन होंगे। 13 में हो जाएंगे जलवायु कार्रवाई। चौथा लाइफ बिलो वाटर। 15 की बात करते हैं भूमि पर जीवन। नंबर 16 मजबूत शांति और न्याय संस्थाएं। लास्ट है नंबर 17 लक्ष्य हासिल करने हेतु साझेदारी। ये कितने हैं हो जाएंगे? ये पूरे 17 है। SDG है ना। 2030 के एजेंडा क्या था? सतत विकास के लिए पूरे 17 को दिए गए। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 में। 1925 में इसकी क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी, है ना। ये क्या थी? भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और ये यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। 1925 में कहाँ पे हुआ था? ये कानपुर में हुआ था। यहाँ भी लिख लीजिए, कानपुर में इसकी अधिवेशन हुई थी 1925 की। यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू को ही जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 एक किसान के घर में मुर्गियाँ। अच्छा, यहाँ से कुछ मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा। बोला जा रहा है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? इसका हो जाएगा 1968 में किया गया था। इसको देख लेते हैं कब किया गया था। 1968 में किया गया था। 1968 में लोकसभा विधेयक पारित किया। 1969 में चौथे लोकसभा द्वारा, लेकिन राज्य द्वारा नहीं पारित हुआ था। पारित इसको नहीं किया गया था। उसके बाद 1971, 71, 77, 85, 89, 89, 96, 98, 96 के बाद 98 तो साफ से लिख लेते हैं। 1971, 77, 85, 89, 96, 98,
2001 को पुनः किया गया, यह कभी भी सफल नहीं रहा। ठीक है, क्या हुआ, कभी भी सफल नहीं रहा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं 92। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो भगवान महावीर का जन्म किस स्थान में हुआ था? तो इसका हो जाएंगे वैशाली के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म क्या हुआ था? कुंडग्राम है ना। ये क्या था? एक राजा एवं रानी त्रिशलाई लिच्छवी राजकुमारी 540 ईस्वी में भज्जी साम्राज्य में हुआ था, जो बिहार के में आधुनिक वैशाली के रूप में जाना जाता है। वो इक्ष्वाकु वंश के थे। ये पूछा जाता है ना, वो किस वंश के थे? तो वो इक्ष्वाकु वंश से इक्ष्वाकु वंश के थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। प्रदूषित हवा निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है? फीवर होता है, हाई फीवर होता है। तो हो जाएगा परागकण के कारण, पोलेन के कारण, है ना, पोलेन के कारण होता है। 94 पे आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? नीति निर्देशक उल्लेख का क्या कितना हो जाएगा? भाग 4 में। अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद कितने में हो जाएंगे? 36 से 51 के बीच। अनुच्छेद 36 के 51। यह है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला निम्नलिखित में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए निम्नलिखित में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएंगे कोलम शैली के रूप में। रंगोली फर्श या घरों के प्रवेश द्वार पर बनाई गई सजावट एक कला है। दक्षिण भारत में रंगोली को कोलम के नाम से जानते हैं। राजस्थान में मंदाना दीवारों पर खींची जाती है। कोलकाता में अल्पना आंगन में खींची गई जाती है। महाराष्ट्र में बात करें तो मेहंदी, है ना। उसके बाद बताएं उत्तर प्रदेश में चौकपूरन में, बिहार में अरिपन आटे एवं चावल से पेस्ट के उपयोग करके बनाई जाती है। मधुबनी है जो बिहार में मधुबनी पेंटिंग के लिए क्या है? फेमस है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? क्या पूछा गया, क्या सही है? तो इसको सही देख लेते हैं हम लोग। यह तुर्की के सुल्तान में समर्थन एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी के अली बंधुओं मौलाना अब्दुल कलाम एवं अजमल खां एवं हरमत मोहनी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया, ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने हेतु मजबूर किया जा सके। भारत सहित विश्व के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे। क्वेश्चन नंबर 97। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल है? भारत में कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल है? तो हो जाएंगे चेन्नई। इसका क्या हो जाएंगे? चेन्नई। चेन्नई में शहर के चारों ओर प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माण इकाइयाँ और संबंधित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको देखते हैं हम लोग। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, है ना। विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक
केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर के नाम से जाना जाता है। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, आम्र वर्षा के नाम से, है ना। इसको हम लोग आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। क्या होता है इसमें कि बारिश में आमतौर पर गर्मी के मौसम के अंत में देखी जाती है। मैनग्रोव शावर प्री मानसून शावर है जो कर्नाटक और केरल के राज्यों में आता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 100 पे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है। तो अपर्णा कुमार, है ना। अपर्णा कुमार 2019 के अंटार्कटिका में स्थित विश्व के सबसे दक्षिणी बिंदु ध्रुव पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी के रूप में जानी जाती है। ठीक है। 2018 में प्रयुक्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी में शामिल हुई 2018 में। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 101। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट हैप्पीनेस की पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। पहली बात की बात करते हैं तो ये 2012 में। ये कब हुई थी, 2012 में पहली बार क्या हुआ था, प्रकाशित की गई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 102। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इफेड्रा पौधों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, है ना। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म जो क्या है, ग्रीक शब्द है जिम्नोस नंग एवं स्पर्म बीज से बना है, इसलिए इसे नंग बीज के रूप में भी जाना जाता है। ये पौधे तरबूज या पत्तियों की तराजू या पत्तियों की सतह पर विकसित होते हैं या डंठल के अंत में एक शंकु जैसी संरचना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हो जाएंगे विटामिन बी। ईस्ट प्रचुर मात्रा में हो जाएंगे विटामिन बी। इसमें ईस्ट को विटामिन बी यानी B12 छोड़कर फोलेट का एक अनिवार्य स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 104। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, तो हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, तो क्या हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। भारत, म्यांमार एवं चीन की विवादित त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र में स्थित पहाड़ी दर्रा है ना दीफू दर्रा। भारत, म्यांमार और चीन। क्वेश्चन नंबर 105। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू की थी। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू की। अभी हम इससे पहले हम लोग ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे, इसका क्या हो जाएंगे हेनरी विलियम डेरोजियो, है ना। क्या हो जाएंगे हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन हो जाएंगे। इसकी शुरुआत की बात करते हैं 1809 से 1831 ईस्वी द्वारा शुरू किया गया था। उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य एवं इतिहास के शिक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 मैथ के क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 111 से आते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि पुनः समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे, है ना। पुनः समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो इसका हो जाएंगे M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर। M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर ने कब 1932 में ये क्या, इस पर अम्बेडकर ने दलित वर्गों की ओर से एवं मदन मोहन मालवीय ने हिंदुओं एवं गांधी की ओर से हस्ताक्षर किए थे।
इस समझौते के अंतर्गत विधानसभा में दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या को 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया? भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो इसका हो जाएंगे पोखरण में। क्या हो जाएंगे? 1974 में, है ना। पोखरण 18 मई 1974 में की गई थी परीक्षण। उसके बाद भारत ने 1998 में राजस्थान में सेना के पोखरण टेस्ट में भी द्वितीय परीक्षण किया गया था, है ना। 1998 में द्वितीय परीक्षण की गई। क्वेश्चन नंबर 113 बोला जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संरक्षण करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सृजन किया गया? तो हो जाएंगे इंदिरा गांधी आवास योजना। इंदिरा गांधी आवास योजना IAY 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY में पुनः क्या किया गया? गठित किया गया। आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग यहाँ से जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग के पास क्या हो जाएंगे? पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो उसमें क्या करना? जो यूट्यूब में सेटिंग में 3 डॉट दिया गया रहता है, उसमें जैसे ही सब्सक्राइब करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक कर लेना। वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन आएंगे, है ना। ऑल नोटिफिकेशन आएंगे, उसको क्या करना है? उस पर क्लिक कर देना, तभी क्या होंगे? ये नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आइए 114 पे आते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन से तत्व आवश्यक है? तो इसका हो जाएंगे आयोडीन, है ना। थायरॉक्सिन के 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक T3 होते हैं और T4 होते हैं। थायरॉक्सिन T3 और T4 थायराइड ग्रंथि के स्रावित से मुख्य हार्मोन है, जिसमें हम लोग कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो T3 और T4 जांच लिखती है, T3 T4 जांच लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो मिल्की वे, है ना। ये किसकी हो जाएंगे? ये मिल्की वे। ये क्या है? एक तरह से बड़ी सर्पिल आकाशगंगा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 116। बोला जा रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका देख लेते हैं। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब पूछा दिया गया प्लासी के युद्ध के समय, तो क्या हो जाएंगे? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनाओं के बीच लड़ाई हुई और 1757 कब हुई थी? इसकी 1757 में हुई थी ना प्लासी का युद्ध। मुर्शिदाबाद के प्लासी में लड़ा गया। 23 जून 1757 में मुर्शिदाबाद के प्लासी में यह युद्ध किया गया, लड़ा गया, इसीलिए इसको हम लोग प्लासी का युद्ध बोलते हैं। अस्पतालों से निकलने वाली जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसको बोलते हैं भस्मीकरण, है ना। इंसिनरेशन, है ना। इंसिनरेशन, भस्मीकरण जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है?
वे वायु के संपर्क में आती है। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वह वायु के संपर्क में आती है? तो इसको हो जाएंगे गंधक, है ना। गंधक हो जाएंगे, क्या कर देंगे, इसको काला कर देंगे। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें क्या होती है, मौजूद होता है हाइड्रोजन सल्फाइड जो सल्फर यौगिक के साथ प्रतिक्रिया कर लेती है। सल्फर यौगिक के साथ क्या कर लेती है, प्रतिक्रिया। जो काला पदार्थ प्राप्त होता है उसे सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। सीधी कार्रवाई दिवस बोला जा रहा है। सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? डायरेक्ट एक्शन की घोषणा 1946 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र मोहम्मद अली जिन्ना के, है ना। 1946 में किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी सीधी कार्रवाई दिवस। या मुस्लिम बहुल पाकिस्तान के निर्माण की मुस्लिम लीग की मांग को मानने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया था सीधी कार्रवाई दिवस। अगला क्वेश्चन आता है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा, है ना। तो इसका क्या हो जाना है, इसका क्या होंगे, अस्टन हेक्कल के द्वारा। यह शब्द है जो प्रस्তুत की जर्मन प्राणी विज्ञानी अस्टन हेक्कल 1866 में 1866 में जीवित रूपों से की अर्थव्यवस्था का वर्णन करने हेतु गढ़ा गया था। पारिस्थितिकी जीवों एवं पर्यावरण का क्या है, एक अध्ययन है एवं जीव एक दूसरे एवं उनके पर्यावरण के साथ कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? धन्यवाद।